स्टूडेंट चलिए बढ़ते अपने लास्ट चैप्टर की ओर। लास्ट चैप्टर आपका एनर्जी ऑडिट है, ऊर्जा ऑडिट। इसके बारे में पढ़ाई करनी है। मतलब कुल मिला के अब इस चैप्टर के अंत तक में पहुंचते पहुंचते एनर्जी कंजर्वेशन के अंत में हम ये देखेंगे कि अब हम जो ऊर्जा उपयोग कर रहे हैं उसका ऑडिटिंग कैसे करेंगे, उसका परिलेखा मतलब उसका कैसे उसको उसके बारे में डिटेल रखेंगे। ठीक है, तो अभिलेखा एक तरीके से लेखा परीक्षा कह सकते हैं ऑडिट को हम, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट की अगर हिंदी में बात करें तो लेखा परीक्षा होती है, इसका डिटेल रखना। इसमें 3 टॉपिक है। पहले तो एनर्जी ऑडिट के टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं, यानी प्रकार एवं कार्यप्रणाली, इसके बारे में देखना है। फिर एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, लेखा परीक्षा उपकरण, कौन कौन से ऊर्जा ऑडिट के उपकरण हैं उसके बारे में देखना है। एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट, ऊर्जा लेखा परीक्षा रिपोर्टिंग प्रारूप, इसके बारे में पढ़ाई करनी है। मतलब यहां पर आप ऑडिट लिख सकते हैं, ऊर्जा ऑडिट में रिपोर्टिंग प्रारूप, इसमें ऊर्जा ऑडिट में उपकरण कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो इसके बारे में आप यहां पर देख लीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा ऑडिट क्या होती है, मतलब एनर्जी ऑडिट क्या होती है, पहले इसके बारे में देखेंगे, फिर इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे और उसके बारे में फिर हम डिटेल में आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए ठीक। एनर्जी ऑडिट, ऊर्जा ऑडिट क्या होती है समझते हैं। एन एनर्जी ऑडिट कैन बी डिफाइन है, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है ऑफ वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मॉनिटरिंग मतलब निरीक्षण करते हैं किसको, और एनालिसिस करते हैं किसको, एनर्जी के यूज को। मतलब ये हुआ कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वेरीफाई करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं एंड एनालिसिस करते हैं द यूज ऑफ एनर्जी को, विच कैन बी पार्ट ऑफ द टेक्निकल रिपोर्ट which contain recommendation and action plan of energy optimization together with a cost of benefit analysis। थोड़ा बड़ा हो गया है लेकिन समझेंगे इसको। एनर्जी ऑडिट को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है जिसमें कि वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है कि इसका आकलन करते हैं किसका, यूज ऑफ एनर्जी का। तो जो एनर्जी यूज हो रही है उसको वेरीफाई करना, उसको मॉनिटरिंग करना और उसको एनालिसिस करना, इसी को करने की एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया को ही हम एनर्जी ऑडिट कहते हैं। विच कैन बी ए पार्ट, जो कि एक पार्ट होता है किसका, टेक्निकल रिपोर्ट का। टेक्निकल रिपोर्ट का एक पार्ट है एनर्जी ऑडिट, विच कंटेन, जो कि रखता है क्या, रिकमेंडेशन एंड एक्शन प्लान ऑफ एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन। ये एनर्जी को रिकमेंड करता है किस प्रकार की एनर्जी कहाँ जरूरत होती है उसके बारे में, और कौन सी एनर्जी, कौन सा एक्शन प्लान, कौन सा प्लान लेकर के आना है भविष्य में, उन सब का ये पूरा डिटेल रखते हैं। और ऐसा क्यों रखा जाता है, जिससे कि कॉस्ट की बेनिफिट एनालिसिस हो पाए। मतलब कुल मिला के एनर्जी ऑडिट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर एनर्जी के यूज का, यानी एनर्जी को जो यूज होता है उसको वेरीफाई किया जाता है, मॉनिटरिंग की जाती है और साथ में एनालिसिस भी की जाती है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि ये एक टेक्निकल रिपोर्ट का एक हिस्सा है, विच कंटेन, जो कि क्या रखता है अपने पास, रिकमेंडेशन रखता है। रिकमेंडेशन का मतलब होता है कौन कौन सा इसके अंतर्गत चीजें ले आनी है, रिकमेंड करनी, इसके अंदर बदलाव लाने हैं, और साथ में क्या लगता है, एक्शन प्लान, योजना रखता है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन, जो कि ऐसे एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना है जो कॉस्ट बेनिफिट हो, जिससे हमें एक तरीके से आर्थिक लाभ हो। ठीक है, मतलब एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये देखना है कुल मिला के कि टेक्निकल रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके अंतर्गत रिकमेंडेशन को देखा जाता है कौन कौन से बदलाव करने हैं, और साथ में कौन कौन सा एक्शन प्लान लेना है, कौन कौन सा इसके बदले में हमें निर्णय लेना है, प्लान योजना बनानी है, जिसमें कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हो सके, जिससे कि कॉस्ट में बचत हो सके। ऊर्जा ऑडिट, ऊर्जा का उपयोग के सत्यापन, निगरानी और विश्लेषण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जो कि तकनीकी रिपोर्ट का एक हिस्सा हो सकता है, जो टेक्निकल रिपोर्ट का एक हिस्सा हो सकता है, जिसमें लागत लाभ विश्लेषण के साथ ऊर्जा अनुकूलन के लिए सिफारिशें और कार्य योजना शामिल होती है। ठीक है, यहां तक आपका हो गया एनर्जी ऑडिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, मतलब टाइप्स एंड मेथडोलॉजी, प्रकार एवं कार्यप्रणाली। कितने टाइप्स की एनर्जी ऑडिट होती है उसके बारे में हमें बात करनी है यहाँ पर। तो एनर्जी ऑडिट कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। एनर्जी ऑडिट 2 प्रकार की होती है। पहला आपका प्रिलिमिनरी ऑडिट
दूसरा आपका डिटेल ऑडिट, प्रारंभिक ऑडिट और विस्तृत ऑडिट, इसके बारे में हमें यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रिलिमिनरी ऑडिट क्या होती है? प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट इज ए रिलेटिवली क्विक एक्सरसाइज। ठीक है, ये बहुत प्रारंभिक, मतलब एक कह सकते हैं प्रारंभिक ऑडिट है, जिसके अंदर क्या होता है, बहुत जल्दी से एक बार विश्लेषण करके और रख दिया जाता है डिटेल में। मतलब कुल मिला के एक ऐसी ऑडिट होती है जिसके एक गए और ऑडिट किया, सारा निरीक्षण, सारा विश्लेषण बनाया और डिटेल बना के रख दी, एक ही बार में सारा डिटेल बन करके रख दिया, तो उसे प्रारंभिक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। preliminary energy audit is a relatively quick exercise to establish energy consumption in the organization। ये इस बात को एस्टेब्लिश करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी विद्युत या फिर बिजली की खपत हो रही है। ठीक है, एस्टिमेट द स्कोप फॉर सेविंग, सेविंग के क्या स्कोप्स है उसके बारे में देखना, कैसे हम बिजली को बचा सकते हैं, किसमें प्रिलिमिनरी यानी प्रारंभिक, उसके बारे में बात करें। ठीक है, और आइडेंटिफाई इमीडिएट, मतलब और आइडेंटिफाई इमीडिएट इंप्रूवमेंट ऑब्लिक सेविंग, मतलब यह है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हम इसको इंप्रूव किया जा सके बिजली का या फिर विद्युत की यूज का, या फिर हम कैसे उसको बचा सकते हैं। अगला, आइडेंटिफाई एरिया फॉर मोर डिटेल स्टडी मेजरमेंट, और उस एरिया को आइडेंटिफाई करिए जहां से इसके बारे में हम डिटेल में सारी जानकारी ले सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी एनर्जी ऑडिट यूजेज एग्जिस्टिंग और इजिली ऑब्टेन डाटा। जो प्रिलिमिनरी ऑडिट है ये पहले से कोई डाटा अवेलेबल है उसके बारे में या फिर आसानी से डाटा मिल जाता है। कुल मिला के प्रिलिमिनरी ऑडिट यानी प्रारंभिक ऑडिट एक प्रकार की ऐसी ऑडिट होती है जिसके अंतर्गत जो भी चीजें पहले से एग्जिस्टिंग है उनके बारे में एक ब्यौरा बना लेते हैं, पूरी डिटेल बना लेते हैं। उससे हमें क्या लाभ मिलता है? उससे हमें ये मिलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है ये बदल जाता है, आगे क्या स्कोप है सेविंग का ये बदल जाता है, किसमें? इस ऑडिट के अंतर्गत। और इसमें ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि कैसे हम इसके अंदर इंप्रूवमेंट करें या हम एनर्जी की सेविंग करें, और साथ में आइडेंटिफाई एरिया फॉर मोर डिटेल स्टडी ऑफ या फिर मेजरमेंट, ये भी एरिया हमें बदल जाता है जिसमें हम ज्यादा डिटेल मेजर कर सकते हैं या फिर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रिलिमिनरी ऊर्जा ऑडिट एक अपेक्षाकृत त्वरित अभ्यास है एकदम, ठीक है, और जिसमें संगठन में ऊर्जा खपत स्थापित करना, ये इस अभ्यास के अंतर्गत ये बदल जाता है कि संगठन में यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ऊर्जा की खपत हो रही है इसके बारे में, बचत की गुंजाइश का अनुमान लगाना, कितना बचत हो रहा है इसका अनुमान लग जाना, तत्काल सुधार बचत की पहचान करना, तत्काल सुधार अगर है तो देख लेते हैं, तत्काल कोई बचत हो रही है तो उसकी पहचान कर लेते हैं। अधिक विस्तृत अध्ययन माप के लिए क्षेत्रों की पहचान करें, अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए माप या फिर क्षेत्रों की पहचान करें। प्रारंभिक ऊर्जा ऑडिट मौजूदा या आसानी से प्राप्त डाटा उपयोग करता है। जो प्रारंभिक ऊर्जा ऑडिट होता है ये पहले से कोई डाटा है उस पर या फिर आसानी से ये डाटा मिल जाता है उसका ये उपयोग करते हैं। ठीक है सर, तो यहां तक आपका ये प्रारंभिक ऑडिट क्लियर होता है। अब डिटेल ऑडिट पे पहुंचते हैं। डिटेल एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी, विस्तृत ऊर्जा ऑडिट पद्धति क्या होता है इसके बारे में देखें। दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑफर द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी। इस तरह के जो ऑडिट होते हैं बहुत ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट बताते हैं। प्रारंभिक वाले में क्या था कि हमने गए ऊपर ऊपर पता कर लिया कि कितनी बिजली चाहिए, कितनी खपत हुई, वो सब हमने निकाल लिया। लेकिन अब डिटेल वाले में क्या होता है कि पूरी एक एक चीजों की अलग अलग विस्तृत जानकारी निकालते हैं। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ ऑडिट ऑफर द मोस्ट एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ एनर्जी सेविंग एंड कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट मेथड हो जाता है जिससे कि हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं और कॉस्ट को भी सेव कर सकते हैं। इट कंसिडरेबल द इंटरेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट, ये सभी प्रोजेक्ट का इंटरेक्टिव इफेक्ट एक प्रभाव दिखाते हैं। अकाउंट फॉर द एनर्जी यूज ऑफ ऑल मेजर इक्विपमेंट्स एंड इंक्लूड डिटेल एनर्जी कॉस्ट सेविंग कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट। कुल मिलाकर के ये जितने भी इंटरेक्टिव इफेक्ट्स ऑफ ऑल, जितने प्रोजेक्ट हैं उसके अकाउंट में कितनी एनर्जी यूज हो रही है और जितने भी बड़े इक्विपमेंट्स हैं उसमें कितनी एनर्जी यूज हो रही है, मतलब ऑल प्रोजेक्ट अकाउंट फॉर द एनर्जी, जितने प्रोजेक्ट हैं उनके अकाउंट में कितनी एनर्जी यूज हो रही है सभी मेजर इक्विपमेंट में, एंड ऑल्सो क्या इंक्लूड कर रहे हैं डिटेल एनर्जी कॉस्ट, सभी एनर्जी कॉस्ट की सेविंग कर रहे हैं कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट।
सभी एनर्जी सेविंग को कैलकुलेट कर रहे हैं और पोस्ट जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट को भी इसके हिसाब से कैलकुलेट किया जा रहा है। मतलब समझिएगा, डिटेल एनर्जी ऑडिट एक प्रकार की ऑडिट होती है जिसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट के अंदर जितने इक्विपमेंट्स हैं वो कितनी, हर वो इक्विपमेंट्स कितनी बिजली खपत कर रहे हैं, सबकी एक जानकारी रखना, प्रोजेक्ट की पूरी लागत कितनी है उसकी जानकारी रखना और उसकी लागत को कैसे कम कर सकते हैं इसके बारे में पूरा विवरण देना ही आपका डिटेल एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी है, यानी विस्तृत ऊर्जा ऑडिट पद्धति है। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिएगा, एक रूम है, उस रूम में कितनी लाइटें, कितनी पंखे हैं, कितने स्विच बोर्ड है, कितने प्लग हैं और इसके साथ कौन कितना वॉट ले रहा है, सबकी अपनी अलग अलग डिटेल बनाना, कौन कितने घंटे चलता है, साथ में सबका एक विश्लेषण बना देना। उसके बाद ये भी देखना कैसे इसमें हम ऊर्जा की कम खपत कर सकते हैं, लाइट को कैसे हम चेंज करेंगे, कौन सा लाइट लगाए तो कम एनर्जी खर्च होगी। मतलब एक ऑडिट आपने कमरे की कर ली, उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट होती है डिटेल में। तो डिटेल का मतलब हर एक इक्विपमेंट्स को, हर एक प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल इसमें निकाला जाता है। इस प्रकार का ऑडिट ऊर्जा बचत और लागत का सबसे सटीक अनुमान प्रदान करता है। ये सभी परियोजनाओं के इंटरेक्टिव प्रभाव पर विचार करता है। ठीक है, सभी परियोजनाओं के इंटरेक्टिव प्रभाव, जो उनका प्रभाव आ रहा है, इमीडिएट प्रभाव, उस पर विचार करता है। सभी प्रमुख उपकरणों के ऊर्जा उपयोग का हिसाब रखता है, जितने भी प्रमुख उपकरण हैं उनका जो जितना ऊर्जा उपयोग है उनका हिसाब रखता है। और इसमें विस्तृत ऊर्जा लागत बचत गणना और परियोजना लागत शामिल है। इसमें विस्तृत ऊर्जा लागत और बचत के साथ गणना लागत और परियोजना लागत सब शामिल हो जाता है। इसमें प्रोजेक्ट की कितनी लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है बिजली के हिसाब से, सारा इसमें डिटेल इस ऑडिट में मिल जाता है। टाइप्स ऑफ डिटेल एनर्जी ऑडिट मेथोडोलॉजी, ये कितने टाइप्स के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्री ऑडिट फेज, ऑडिट फेज और पोस्ट ऑडिट फेज। पहले ऑडिट फेज होता है, पहले ऑडिट करते हैं, डिटेल ले लेते हैं। दूसरे ऑडिट फेज में इंप्लीमेंट करते हैं, जो जो डिटेल हमने लिया है इसमें क्या क्या बदलाव चाहिए वो सारा बदलाव इसमें लागू किया जाता है। और तीसरे वाले में सारे बदलाव को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्री ऑडिट फेज क्या होता है? प्री ऑडिट फेज फोकस ऑन द प्लानिंग ऑफ फॉर ऑडिट प्रोसेस। प्री ऑडिट फेज क्या होता है? जब हम ऑडिट की जो प्रक्रिया होती है उसकी पूरी प्लान करते हैं, मतलब शुरुआत की फेज है। ठीक है, एन एनर्जी ऑडिट टीम इज स्टेब्लिश एट दिस स्टेज टू, जो एनर्जी ऑडिट जो टीम होती है वो स्टेब्लिश करती है इस पहले वाले फेज को एट दिस स्टेज टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग ऑडिट एक्टिविटीज। तो जो टीम होती है वो पहले प्लान करती है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है ऑडिट के दौरान, कौन कौन से काम करने हैं, पूरा उसका ब्यौरा, उसका प्लान तैयार होता है प्री ऑडिट फेज में। डिटेल्स ऑफ फैसिलिटीज आर आइडेंटिफाइड थ्रूली टू बी इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट प्रोसेस। इसके अंतर्गत सभी प्रकार की जो फैसिलिटीज हैं उनको थ्रूली, मतलब उनको सभी रूप से इंक्लूड कर लिया जाता है ऑडिट प्रोसेस के अंतर्गत। मतलब कि जितनी भी प्रकार की ऑडिट करने में जितनी भी प्रकार की फैसिलिटी सुविधाओं की जरूरत होती है वो सब इसमें इंक्लूड कर ली जाती है। मतलब कुल मिला की बात यह है कि ऑडिट करने से पहले ये प्री वाला जो हिस्सा है इसके अंदर ये बताया जा रहा है तैयारी की जा रही है। ऑडिट करने से पहले क्या की जा रही है? पूरी तैयारी की जा रही है और यहाँ पर ऑडिट किया जाता है। ऑडिट करने के बदलाव, जो जो बदलाव करने की जरूरत होती है उसको यहाँ बदलाव करके मेंटेन किया जाता है। मतलब यहाँ तैयारी की गई, यहाँ पूरा ऑडिट कर लिया गया, ऑडिट करने के बाद जो बदलाव हुआ था उसमें हुआ और तीसरे वाले में बदलाव होने के बाद उसको मेंटेन करके चलना है। वो तीसरा फेज था। समझ में एक तरीके से यहाँ से आ चुका होगा। अब इसको हिंदी में समझते हैं। प्री ऑडिट चरण ऑडिट प्रक्रिया की योजना पर केंद्रित है। ठीक है, आगे ऑडिट गतिविधियों के दौरान समन्वय सुनिश्चित करने के लिए इस स्तर पर एक ऊर्जा ऑडिट टीम की स्थापना की जाती है। मतलब इस पहले वाले फेज पर एक टीम की गठन किया जाता है। वो टीम क्या करता है? सारी प्रक्रियाओं को पहले प्लान करता है। तो ऑडिट प्रक्रिया के दायरे में शामिल करने के लिए सुविधाओं के विवरण की पूरी तरीके से पहचान की जाती है। मतलब इस पूरी व्यवस्था के अंतर्गत जो टीम होती है वो किन किन स्टेप को फॉलो करना है, कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स इसमें होंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज लगेगी, वो सब इसमें शामिल हो जाती हैं। आगे बात करते हैं ऑडिट फेज। देयर आर फ्यू स्टेप्स इन ऑडिट फेज। कुछ स्टेप्स इस ऑडिट फेज के अंतर्गत आते हैं। पहला आपका आता है गैदरिंग प्राइमरी डाटा, प्राथमिक डाटा एकत्रित करना। दूसरा है कंडक्ट साइट सर्वे, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, साइट सर्वेक्षण, निगरानी और माप करना। तीसरा आपका एनालिसिस ऑफ एनर्जी यूज, ऊर्जा उपयोग का विश्लेषण करना। चौथा है आपका रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, रिपोर्टिंग और प्रस्तुति करना। ये ऑडिट फेज में दूसरा स्टेप है जिसके अंतर्गत उन्हें कौन कौन सा काम करना होता है। पहला काम है प्राथमिक डाटा एकत्रित करना, गैदरिंग प्राइमरी डाटा, पहले बेसिक सारी जानकारी इकट्ठा कर लेना है जहां की ऑडिट करनी है। दूसरा कंडक्ट साइट सर्वे, मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग, साइट का पूरा सर्वे करना है
और उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसका निरीक्षण करना है और मापन भी करना है। निरीक्षण किया और मेजर भी किया, पूरा साइट का सर्वे किया, एक चीज को देखा और उस देखने के बाद उसका मॉनिटरिंग करने के बाद उसको परीक्षण भी किया, उसकी मेजरिंग की, साइट का सर्वेक्षण किया, निगरानी की और फिर उसके बाद मापन किया, उसका माप मेजर किया। उसके बाद एनालिसिस फॉर एनर्जी यूज। अब क्या कि पूरा जो आपने डाटा यहाँ इकट्ठा किया था उसको एनालिसिस किया, उसका सर्वेक्षण किया। एनालिसिस करने के बाद रिपोर्टिंग एंड प्रेजेंटेशन, उसके बाद उसका रिपोर्ट तैयार किया गया और प्रेजेंटेशन तैयार किया गया कि अब इस रिपोर्ट में तैयार करने के बाद ये देखा गया कहाँ पर कितनी ऊर्जा खपत हो रही है, कैसे हम इसको और कम कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के ऊर्जा की खपत कैसे कम कर सकते हैं, इस रिपोर्ट के बाद तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं पोस्ट ऑडिट फेज। अब इसके बाद क्या होता है कि मॉनिटरिंग एक्शन एंड मेजरमेंट विल टेक प्लेस टू इंश्योर एक्शन प्लान। मतलब जो निगरानी के दौरान और मापने के दौरान जो भी चीजें एक्शन हमें मिला, प्लान मिला, अब उसको क्या करना है, उसको लागू करना है। इज फुलफिल्ड, अब उसको पूर्णतया लागू करना है। आगे देखते हैं शेड्यूल फॉर इंप्लीमेंटेशन विल बी रिकॉर्डेड एंड रिव्यूड पीरियडिकली। अब लागू करने के लिए एक शेड्यूल बनाना है, एक समय बना करके उसको लागू करना है। लागू करने के बाद क्या करना है, समय अनुसार उसको बार बार पीरियडिकली चेक करते रहना है, उसको मेंटेन करके बना के रखना है। मतलब कि आगे देखते हैं कार्य योजना को पूरा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए निगरानी कार्रवाई और माप होंगे। मतलब पहले उसकी निगरानी करनी, उसका मेजरमेंट हुआ होगा, उसको फिर क्या करना होगा, कार्यान्वयन की अनुसूची को रिकॉर्ड किया जाएगा। अब जो निगरानी के दौरान जो सारा डाटा मिला था उसके बाद उससे जो भी चीजें बनाई गई, प्लान बनाया गया, उस प्लान को इंप्लीमेंट करना है और समय समय पर उसकी समीक्षा भी करनी है। यहां पर ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है तीनों के बारे में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे आता है एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एनर्जी ऑडिट में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज होते हैं। पहला आता है आपका फ्लू गैस एनालाइजर। फ्लू गैस एनालाइजर यानी जो गर्म हवाएं निकलती हैं साइलेंसर के माध्यम से, धुआं जो गाड़ियों से निकलता है एक तरीके से, उसी तरीके से बड़ी बड़ी जो चिमनीज होती हैं या इंडस्ट्री होती है जहां पर कोई चीज जल रहा होता है, वहां से जो धुआं निकलते उसका निरीक्षण करना कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, सल्फर कितना है। अरे आप कुल मिला के अपनी जब बाइक या फोर व्हीलर का पॉल्यूशन चेक करवाते हैं तो वही चीज यहां करनी है कुल मिला के। आगे समझते हैं यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कंबशन इफिशियंसी फॉर मेजरिंग और या फिर मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन एंड CO लेवल इन फ्लू गैसेस। मतलब कुल मिला के यूज फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कंबशन इफिशियंसी, जो दहन दक्षता है उसको इस्तेमाल करने के, यूटिलाइज करने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए कौन, मतलब ऑक्सीजन और CO लेवल का चेक किया जाता है फ्लू गैसेस में। फ्लू गैसेस का मतलब ऐसी गैसेस जो जलने के बाद निकल रही हैं। फॉर बॉयलर, कहां से निकलती हो, बॉयलर से, फर्नेस से एटसेट्रा, एंड कैलकुलेशन ऑफ CO2 परसेंटेज इन एक्सेस एयर लेवल एंड इफिशियंसी। मतलब कुल मिला के भट्टियों से, बॉयलर से जो CO2 निकलता है उसकी परसेंटेज को कैलकुलेट करना, पता लगाना कितना उसमें उसका लेवल है, यही आपका फ्लू गैस एनालाइजर का काम है। जैसे ये फ्लू गैस एनालाइजर है, ये पहला वाला है आपका, ये दूसरा है और ये तीसरा है। इंफ्रारेड थर्मामीटर से आपका, ये आपका फ्लू गैस एनालाइजर है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। और फ्लू गैस एनालाइजर में ये क्या करते हैं, धुआं से सेंसिंग करके, और इसमें सारा रिकॉर्ड आता है, CO कितना है, ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना है, ये सारा डिटेल इसमें इसको पता चल जाता है। ठीक है, तो बॉयलर, भट्टियों आदि के ग्रिप गैस में ऑक्सीजन CO के स्तर को मापकर निगरानी करके अतिरिक्त वायु स्तर की दक्षता में CO2 की प्रतिशत की गणना करके दहन दक्षता को अनुकूल करने के उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज सही हो गया। अगला आपका टेम्परेचर इंडिकेटर है, तापमान संकेतक। इसका इस्तेमाल भी एनर्जी ऑडिट के लिए किया जाता है। जब ये ऑडिट वाली टीम जाती है तो ये सब अपने पास रखे रहती हैं सारी चीजें। ठीक है, यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर फॉर गैसेस। गैसेस और टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है इनका इस्तेमाल। लिक्विड का भी, स्लरीज का, सेमी सॉलिड, पाउडर्स एक्सेट्रा, मतलब सबके टेम्परेचर को ये मेजर करके बताते हैं। यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोब्स, इसमें कई प्रकार के प्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं। गैसों, वायु, तरल पदार्थ, घोल, अर्ध ठोस, पाउडर आदि के तापमान को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जांच का उपयोग करना इसका मुख्य काम है। अगला आपको आता है इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। ये वाला, ये आप बहुत देखोगे, कोविड के टाइम पे खूब इसका इस्तेमाल किया गया। ठीक है, यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर फॉर
डिस्टेंस यूजिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। इसमें इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के माध्यम से टेम्परेचर सेंस किया जाता है, बिना टच कराए इंफ्रारेड के माध्यम से ये टेम्परेचर को सेंस करके बता देते हैं। इंफ्रारेड टेक्निक का उपयोग करके दूर से तापमान मापने के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। इसका काम दूर से तापमान मेजर करके बता देते हैं, ऑब्जेक्ट्स इसमें टच कराना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 इक्विपमेंट्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है थर्मल इंसुलेशन स्कैनर। थर्मल इंसुलेशन स्कैनर्स होता है आपका ये क्या करते हैं, ये इंसुलेशन को स्कैन करके बताते हैं कि इसकी इंसुलेशन कैपेसिटी कितनी है, वो आपका यहां आ जाता है। यूज फॉर मेजरिंग लॉस ऑफ एनर्जी इन किलो कैलोरी पर यूनिट फॉर हॉट कोल्ड इंसुलेटेड सरफेस। ठीक है, थर्मल इंसुलेशन स्कैनर होता है जिसके आप हीट को मतलब इसको इंसुलेशन को स्कैन करके इसमें पता कर लेते हैं। द टोटल लॉस कैन बी ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल सरफेस अंडर स्टडी। मतलब गर्म ठंडी इंसुलेटेड सतहों से प्रति इकाई क्षेत्र में किलो कैलोरी ऊर्जा हानि मापने का उपयोग किया जाता है इसका काम, और अध्ययन के तहत कुल सतह का गुणा करने के लिए कुल हानि प्राप्त की जा सकती है। मतलब इससे कुल कई जितने भी लॉसेस हैं, इससे लॉसेस जो है आप पता कर सकते हैं कितना इसमें इंसुलेशन लॉस हो रहा है इसके माध्यम से। आगे आपका होता है स्टीम ट्रैप मॉनिटर। ठीक है, ये क्या होता है कि यूज फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रीम ट्रैप। स्ट्रीम ट्रैप का प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए जो स्ट्रीम की ट्रैप्स होती हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपका होता है थर्मो हाइग्रोमीटर। ठीक है, एक सेकेंड, यहां पर थोड़ी सी गलती हो गई है। ये आपका स्ट्रीम थर्मोमॉनिटर है। ठीक है, आपका थर्मल इंसुलेशन स्कैनर ये हो गया। यहां पर आपका ये जो है, ठीक है, ये नहीं है आपका थर्मल इंसुलेशन, आपका यही है। ठीक है, स्ट्रीम ट्रैप मॉनिटर्स आगे देखते हैं इसमें। और यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर, आपका ये आपका स्ट्रीम ट्रैप मॉनिटर हो गया आपका। ठीक है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेटर ही है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर एंड द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू पॉइंट फाइंड आउट द हीट बीइंग कैरिड अवे बाय आउटगोइंग गैसेस इंडस्ट्रीज वेयर प्रोडक्ट ड्राइंग रिक्वायर हॉट एयर। मतलब देखिए, हाई आर्द्रता मापी है। इसका काम क्या होता है कि जब गर्म धुआं निकलता है और उस गर्म धुएं पे निकलने के दौरान उसके अंदर कितनी उसकी ह्यूमिडिटीज है, आर्द्रता है, वाटर की परसेंटेज कितनी है, वो हम इससे मापते हैं किससे, थर्मल हाइड्रोमीटर से। अगला आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है। ये अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर ये क्या होता है, ये सेंस करके बता देते हैं कि इसकी फ्लो की रेट कितनी है। तो फ्लो रेट ऑफ लिक्विड इससे हम पता कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेंसर लगे होते हैं, बाहर से सेंसर क्या सेंस करके अंदर का जो है पूरा डिटेल बता देता है कि इसके अंदर कितना क्या फ्लो रेट है। तो थर्मल इंसुलेशन स्कैनर ये भी है, और ये आपका हो जाएगा स्ट्रीम ट्रैप मॉनिटर हो जाएगा ये। ठीक है, स्ट्रीम ट्रैप मॉनिटर ये आपका हो गया। ठीक है, ये वाला आपका 5वां नंबर ये हो गया। ठीक है, और आपका हो गया, तो ये आपका हो गया 4th, ये हो गया 5th, और ये हो गया आपका 7th। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक ये चीजें क्लियर हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। डिजिटल मैनोमीटर। अब देखिएगा, मैनोमीटर है कैसा है, डिजिटली है। अरे ये हाइड्रोलिक्स में सभी बच्चों ने पढ़ा है, सिविल मैकेनिकल वाले बच्चों ने तो पढ़ा ही है इसको। मैनोमीटर क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रेशर डिफरेंस मेजर करते हैं, तो अंतर दबाव मापने के लिए उपयोग किया जाता है इसका। यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट प्रेशर डिजिटल मैनोमीटर होता है। डिजिटल में क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता, अपने आप कैलकुलेट होकर वैल्यू मिल जाती है इसमें, इसलिए इसका नाम डिजिटल है। विस्क गेज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफरेंशियल विस्कोसिटी। ये सयांता को मापने के लिए इनका काम होता है, वो भी सयांता में जो अंतर आती है, विस्कोसिटी में जो अंतर आता है वो ये मापते हैं। इन विभेदक सयांता के मापन के लिए उपयोग किया जाता है, इनका काम है। नॉन कॉन्टेक्ट टैकोमीटर, इसमें जो टैकोमीटर इस्तेमाल किया जाएगा वो टच वाला नहीं होगा। बाकी में क्या होता है, टैकोमीटर आप टच करके और रोटेशन स्पीड निकालते थे, लेकिन यहां पर जो टैकोमीटर है वो नॉन कॉन्टेक्ट वाला है, गैर संपर्क टैकोमीटर है। तो टैकोमीटर का इस्तेमाल आप जानते ही हैं, यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पीड ऑफ रोटेशन इक्विपमेंट, यानी घूर्णन उपकरण की गति मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। आगे डिमांड एनालाइजर, मांग विश्लेषक, इसके बारे में देखते हैं। यूज्ड फॉर मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड एंड डिमांड कंट्रोल।
विद्युत भार और मांग नियंत्रण माप के लिए विश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। पावर एनालाइजर, पावर शक्ति विश्लेषक, शक्ति का इस्तेमाल किया, पावर कितना यूज हो रहा है उसके बारे में। यूज फॉर मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इससे इलेक्ट्रिक पावर मेजर किया जाता है। लक्स मीटर, इससे क्या, लुमिनियस यानी रोशनी प्रकाश मेजर किया जाता है इससे, यानी यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ इल्यूमिनेशन लेवल, रोशनी स्तर को मापने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अगला आपका आता है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, तो मल्टीमीटर ही है वही वाला, लेकिन डिजिटल फॉर्म में है। वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, वैल्यू अपने आप उसमें डिजिट फॉर्म में लिख के आ जाता है। यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस, इससे वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस ये तीनों इससे मेजर कर ली जाती है, यानी वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध माप के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला आपका आता है फ्रीक्वेंसी मीटर, आवृत्ति मीटर बोलते हैं, नाम से लग रहा है फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे, तो यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, यानी बिजली आपूर्ति के मापन के लिए इनका, बिजली आपूर्ति आवृत्ति के मापन के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। हाँ, अभी देखिए इसमें आता है थर्ड टॉपिक है चैप्टर का, और पूरे इस बुक का लास्ट टॉपिक होगा एनर्जी ऑडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट। ये एक फॉर्मेट है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा दिया जाता है, सरकारी संस्था है जिस पर जो है ये फॉर्म आपके उस सरकारी संस्था के वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहां से आप इस फॉर्म को निकाल करके आप ऑडिट खुद से कर सकते हैं। तो उस फॉर्म में क्या क्या है देखिएगा, और पहले तो सीरियल नंबर दिया रहता है, ठीक है। एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन, कैसे कैसे रिकमेंड कर सकते हैं। एनुअल एनर्जी, फ्यूल में कितना खर्च हुआ, इलेक्ट्रिसिटी में सेविंग किलोवाट में आपने निकाला इसमें, ठीक है। एनुअल सेविंग, रुपए में कितना लाख रुपए आपने बचाया, कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट लाखों रुपए में कितना इन्वेस्टमेंट किया था, लाख रुपए बताना है। सिंपल पेबैक पीरियड, कितने समय के लिए सारी व्यवस्था लागू की गई है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पूरा एक फॉर्मेट है। समरी ऑफ एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशन, जो ऊर्जा सेव करने का जो प्रारूप है उसका ये पूरा सारांश है, समरी है। तो ये पूरा फॉर्मेट होता है। फिर अगला इसमें आता है टाइप्स एंड प्रायोरिटी ऑफ एनर्जी सेविंग मेजर। ये दूसरा फॉर्मेट, इसके अंतर्गत क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी सेविंग, किस प्रकार की एनर्जी सेविंग करनी है। तो एनुअल इलेक्ट्रिक और फ्यूल देख लिया गया, एनुअल सेविंग देखिएगा, प्रायोरिटी किस आधार पर एनर्जी सेव करनी है। नो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इमीडिएट ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट, हाउसकीपिंग, इसमें देखा गया कितनी एनर्जी लगी। लो इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टू मीडियम टर्म कंट्रोल इक्विपमेंट मॉडिफिकेशन, प्रोसेस चेंज, कितना प्रोसेस में लगा, कितना इक्विपमेंट के मॉडिफाई करने में कितनी एनर्जी खर्च हुई, इसके बारे में। हाई इन्वेस्टमेंट मतलब नो इन्वेस्टमेंट, मीडियम और हाई इन्वेस्टमेंट, इस हिसाब से एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस, प्रोडक्शन मॉडिफिकेशन और टेक्नोलॉजी चेंज किया गया। मतलब ये मॉडिफिकेशन ज्यादा हो गया इसमें हाई में, इसमें मीडियम था, इसमें नो इन्वेस्टमेंट था, पहले जैसा ही था। सबका डिटेल आपने देखा, किलोवाट में आपने यहाँ निकाला, किलोवाट में आपने यहाँ निकाला, किलोवाट में कितने रुपए आपने यहाँ खर्च किए, कितने रुपए आपने यहाँ खर्च किए, कितने रुपए आपने यहाँ खर्च किए। उसके बाद कितने समय के लिए इनका ड्यूरेशन है, कि ये 2 साल के लिए, 6 साल के लिए या 10 साल के लिए। इस तरीके से आपने फॉर्मेट निकाल लिए। आगे आपके पास एक फॉर्मेट और है इस तरीके का, इसके बारे में भी आप डिटेल में लिख लेंगे। मेनली वही 2 फॉर्मेट था। ये एक कैलकुलेशन करके दिखाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप ऐसे से इसको कैलकुलेट करके रख सकते हैं, और निकाला गया है कि जैसे एनर्जी सेविंग कैलकुलेशन है, मेन कूलिंग टावर का इतना है, टेम्परेचर क्रॉस कूलिंग टावर डिजाइन इतना लगा, प्रेजेंट कैपेसिटी इतनी है। तो एक प्रकार का एक पूरा विवरण यहाँ से दिया गया, आप चाहो तो इसको देख सकते हैं। फॉर्मेट आपने देख रखा, उसी में एक उसके नीचे का फॉर्मेट ये है। तो ये एक तरीके का एक एग्जाम्पल है फॉर्मेट के द्वारा। ज्यादातर बुक वालों ने आपके इसी का इस्तेमाल किया, लेकिन वो किसी बुक वाले ने कोई बनाया बनाया नहीं है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया गया है, वहीं से हमने भी इसको देख करके उसी को आपको इसलिए दिखाया है ताकि एक जैसा कॉमन रहे और आपको सारी चीजें समझ में आए। क्योंकि गवर्नमेंट ने अगर दिया है तो ये इस बात की सत्यता की पुष्टि है कि यही फॉर्मेट आपका हर जगह अप्लाई होगा एनर्जी ऑडिट करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक और ये चैप्टर दोनों समाप्त होता है। उसके बाद फिर मिलेंगे कभी किसी और अपने अगले सब्जेक्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।